हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वो रिलेट करता है इंडियन पीनल कोड से, भारतीय दंड संहिता से। आज हम यहाँ पर इसके रिलेटेड इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डकैती करने के लिए तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर रॉबरी नहीं है, यहाँ पर ये प्रिपेयर फॉर डकैती है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत उसको दंडनीय बताया गया है? केवल डकैती ही दंडनीय नहीं है, डकैती का अपराध करना, बल्कि उसकी तैयारी करना भी एक दंडनीय अपराध है। कौन से सेक्शन इससे रिलेट करता है? तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। डकैती करने के लिए तैयारी करना धारा 399 के अंतर्गत पनिश किया गया है। और इसके लिए कितना पनिशमेंट है ऐसा करने वाले व्यक्ति को? इस संबंध में ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास है, जो कि 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, प्लस इसके साथ में उसे जुर्माने से भी लाइबल किया जाएगा। तो प्रेजेंट क्वेश्चन क्या था आपके सामने? डकैती करने के लिए तैयारी करना कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है? डकैती करने की तैयारी करना, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अंतर्गत उसे पनिश किया गया है। कितना पनिशमेंट होगा? किस तरह का पनिशमेंट होगा? कठोर कारावास होगा, जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से भी ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पीनल कोड 1860 केम इनटू फोर्स ऑन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देखें 1 जनवरी 1862, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1863, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1864, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1865। अब तक आपने आंसर चेक कर लिया है, 1 जनवरी 1862 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, सुनने की शक्ति को स्थायी तौर पर समाप्त कर देना निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराध की कैटेगरी में जाएगा? गंभीर उपहित कायित करना, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स का उपयोग करना, हमला असॉल्ट अटैक करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा गंभीर उपहित कायित करना किसे कहते हैं, ग्रीवियस हर्ट कायित करना किसे कहते हैं, कहाँ पर डिफाइन है? ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करा गया है आईपीसी के सेक्शन 320 में। किस प्रकार की उपहित को आप कहेंगे कि ये ग्रीवियस हर्ट है? अगर ये जो 8 प्रकार बताए गए हैं, कितने 8 प्रकार बताए गए हैं, अगर इनमें से किसी प्रकार में वो आता है तो हम उस प्रकार की उपहित को घोर उपहित में कारित मानेंगे। मैंने क्या आपके सामने क्वेश्चन पूछा? मैंने अभी सुनने की शक्ति को स्थायी तौर पर समाप्त कर देना, ये भी इसमें एक एग्जाम्पल में है। सुनने की शक्ति को स्थायी तौर पर समाप्त कर देना, या किसी आंख की रोशनी को परमानेंटली समाप्त कर दिया जाना, तो ये सभी क्या है, किस प्रकार की उपहित हैं जो कि घोर उपहित में चली जाएंगी। कहाँ परिभाषित करी गई है? धारा 320 में परिभाषित करा गया है ग्रीवियस हर्ट को। या फिर किसी व्यक्ति को इस तरह से हर्ट पहुंचाना कि वो व्यक्ति अपने सामान्य काम करने के लिए भी कम से कम 20 दिनों तक जो है वो व्यक्ति इस तरह पेन में है कि अपने सामान्य काम भी नहीं कर पा रहा है, तो इसको इस प्रकार की उपहित को भी हम घोर उपहित की कैटेगरी में मानेंगे। फिलहाल प्रेजेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं संबंध में। सुनने की शक्ति को स्थायी तौर पर समाप्त कर दिया जाना किस प्रकार के अपराध की श्रेणी में आता है? गंभीर उपहित कारित करना की श्रेणी में आता है। What is the maximum duration of solitary confinement? एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 महीने। क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक को कौन सी धारा में परिभाषित करा गया है? अंडर विच सेक्शन इज द पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड 1860? ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 19 में, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 20 में, और ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 21 में, ऑप्शन डी कहता है इनमें से किसी में नहीं। सही आंसर होगा सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। आपसे पूछा गया है भारतीय दंड संहिता के तहत जो धारा 354C है वो इन 4 ऑप्शन में से किससे रिलेट करती है, आपको ये बताना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से, वॉइजम,
छुपकर देखना, स्टॉकिंग पीछा करना, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप उसको देख लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 354A, 354B, 354C और 354D किनसे रिलेट करता है? तो आपको सही आंसर आपका मिल चुका है। अगर हम बात करें सेक्शन 354A, वो रिलेट करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्शन 354B रिलेट करता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। सेक्शन 354C हमारा सही आंसर है। सेक्शन 354D स्टॉकिंग से रिलेट करता है। तो पूछा क्या गया है, उसने डायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन में हमसे सेक्शन 354C किससे रिलेट करता है। तो सेक्शन 354C किससे रिलेट करता है? हमारे सामने इसका आंसर है छुपकर देखना। जब कोई महिला अपना प्राइवेट एक्ट कर रही है उस टाइम पर उसको छुपकर देखना, उसकी इमेज वह कैप्चर करना, वो किससे रिलेट करता है? सेक्शन 354C के अंतर्गत बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चोरी का अपराध नहीं है? अब चोरी किसे कहते हैं? थेफ्ट को कहाँ डिफाइन करा गया है? तो थेफ्ट को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 378 में डिफाइन करा गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक्ट हुआ है वो थेफ्ट की कैटेगरी में जाएगा, चोरी की कैटेगरी में जाएगा? ये आप कैसे कह सकते हैं? एक व्यक्ति है ए, उसके पास में उसके घर में एक मेज पर एक सोने की अंगूठी रखी हुई है। क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास में। बी यहाँ पर उसके पास जाता है, बी यहाँ पर डिसऑनेस्टली क्या कर रहा है? बी यहाँ पर डिसऑनेस्टली उस डायमंड रिंग को जो कि ए के पोजीशन में है, उस डायमंड रिंग को जो ए के पोजीशन में है, डिसऑनेस्टली उस ए की सहमति के बिना वहां से हटाता है। और जैसे ही वो ये काम करता है, उसने क्या कमिट करा? उसने थेफ्ट कमिट करा है। whoever intention to take dishonestly, ये सारे ही एसेंशियल होने चाहिए। डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट द पर्सन कंसेंट मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, अपने साथ उसको ले जाने के लिए वो जैसे ही उसको हटाता है, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। और आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? आपके सामने जो एसेंशियल दे रखे हैं उसमें से मुझे बताइए कौन सा एसेंशियल थेफ्ट का नहीं है। चल संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति का हटाया जाना, संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा होना जरूरी है, संपत्ति कितने रुपए की है, संपत्ति की कीमत क्या है, ये वाली बात मायने नहीं रखती है। क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में परिभाषित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए किसी कंपनी को, ऑप्शन बी किसी एसोसिएशन को, ऑप्शन सी इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल बॉडी को, वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, ऑप्शन डी ऑल एबव। सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल एबव। क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत पनिशमेंट के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो कितने तरह के पनिशमेंट देखने को मिलते हैं हमें आईपीसी में? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास। कारावास भी दो तरह से हो सकता है, एक तो होता है कठोर कारावास और एक होता है सादा कारावास। संपत्ति का जब्तीकरण या फिर जुर्माना, जुर्माना हमें इस तरह के हमें पनिशमेंट देखने को मिलते हैं। कुल कितने प्रकार के पनिशमेंट बताए गए हैं? ये 5 प्रकार के पनिशमेंट अब हमें सेक्शन 53 में देखने को मिलते हैं। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराध संबंधित है? आत्महत्या करने के प्रयास से, हत्या से, आपराधिक मानववध से, इनमें से कोई नहीं। वह आत्महत्या करने के प्रयास से संबंधित है। आत्महत्या करने का प्रयास कहाँ पे परिभाषित है? इसको आईपीसी के सेक्शन 309 में बताया गया है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने का प्रयास करता है, whoever attempt to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished, ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। कितना पनिशमेंट होगा? उसे कारावास दिया जाएगा। किस प्रकार का कारावास होगा? नेचर ऑफ दिस ऑफेंस, नेचर ऑफ दिस इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा? सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा उसे। कितने समय अवधि के लिए? जो कि 1 साल तक की समय अवधि हो सकती है। एक सेकेंड, जो कि
1 साल तक की समय अवधि हो सकती है, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से उस व्यक्ति को वहां इस संबंध में दंडित किया जा सकता है। अभी ये क्वेश्चन आया था, अब तक तो आपको याद हो चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के तहत गंभीर उपहित कितने प्रकार की होती हैं? तो गंभीर उपहित वहां पर अभी आपने देखा था टोटल 8 प्रकार की बताई जाती हैं। कहाँ पे परिभाषित है ये? धारा 320 के अंतर्गत है। किस प्रकार की उपहित को आप घोर उपहित में कहेंगे, जो कि धारा 320 के अंतर्गत बताए गए हैं। कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? उसके कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। सद्भावना पूर्वक शब्द भारतीय दंड संहिता में कहाँ परिभाषित है? सेक्शन 52, 54, 53। सेक्शन 52 में डिफाइन करा गया है। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर कोई बात जो कि ड्यू केयर और अटेंशन के बिना की गई है तो वो गुड फेथ में नहीं है। अपोजिट समझ लेते हैं इसके। गुड फेथ का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी बात जो कि ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की गई है उसे गुड फेथ में कही गई माना जाता है। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 52 में इसको डिफाइन करा गया है। When 2 or more people fight and disturb public peace, then it is said that they affray। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, डिफाइन किसको करा जा रहा है यहाँ पे? दंगा को। एफ्रे को डिफाइन किया जा रहा है, जो कि भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 151 में डिफाइन करा गया है। दंगा किसे कहते हैं? When 2 or more person, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दंगा, एफ्रे, कितने लोग कम से कम रिक्वायर्ड हैं? कम से कम 2 लोग, 2 या 2 से अधिक लोग। कहाँ पर इनके बीच में फाइटिंग हो रही है? कौन सी प्लेस पर? पब्लिक प्लेस पर। उससे रिजल्ट क्या निकल रहा है? पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है, तब कहा जाएगा कि वो एफ्रे है, दंगा कारित किया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कौन सी जगह पे लड़कर लोक शांति विघ्न डाल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वो क्या कहा जाता है? वो क्या कर रहा है? वो उस सामने वाले व्यक्ति को उपहित कारित कर रहा है। सेक्शन 319 इस बारे में डिफाइन करता है। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उस व्यक्ति को उपहित कारित कर रहा है, वह उस व्यक्ति को हर्ट कारित कर रहा है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 319 में डिफाइन करा गया है। ग्रीवियस एक्ट सेक्शन 320 में है। भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार जहां पर वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने का जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी होगा वो रकम किस प्रकार की है? वो रकम वहां पर कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी, पर एक्सेसिव नहीं होगी। यह वाली बात कहाँ दे रखी गई है? सेक्शन 63 में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 63 इंडियन पिनल कोड के तहत डिफाइन करा गया है इसे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस? बताइए। ऑप्शन ए कहता है 25 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शन हैं। ऑप्शन बी कहता है 23 चैप्टर्स हैं और 515 सेक्शन हैं। ऑप्शन सी कहता है 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शन हैं। ऑप्शन डी कहता है 24 चैप्टर्स हैं, 517 सेक्शन हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 23 चैप्टर्स हैं टोटल और 511 सेक्शन है आईपीसी में। चलिए क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से एक भारतीय दंड संहिता के तहत आवश्यकता का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, उसका लीडिंग केस है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन से रिलेट करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आईपीसी के सेक्शन 81 से रिलेट करता है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि कारित कर दिया जाना, क्योंकि वहां और ऐसा किया जाना बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के है और किसी बड़ी अपहानि को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैंने इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है, आप उसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि ए है, इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द। एक जगह आग लग गई है, एक जगह किसी जगह पे आग लग गई है, वहां पर ये सब मकान खड़े हुए थे वहां पर, ठीक है, यहाँ आग लगी थी, ये छोटा मकान था कोई एक,
तो यहाँ पर जो ए है वो इस मकान को जो है गिरा देता है ताकि बाकी के सारे मकानों को बचा सके। ऐसा करने का इंटेंशन उसका गुड फेथ में था, वो मानव जात ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को बचा रहा था। यहाँ पर अगर ये पाया जाता है कि परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि उसको ये करना, उसको ये अपहानी कायद करना उसके लिए ज़रूरी था, छोटी अपहानी कायद करना ज़रूरी था ताकि किसी बड़ी अपहानी को कायद होने से रोका जा सके। ऐसा करना वहाँ पर ज़रूरी था। वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के ऐसा कर रहा था, गुड फेथ में ऐसा कर रहा था, ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को सेव करने के पर्पज से ऐसा कर रहा था, तब यहाँ पर एक गिल्टी नहीं माना जाएगा। He does this with the intention in good faith of saving human life और प्रॉपर्टी। उसने ऐसा क्यों करा, उसने इस मकान को क्यों गिरा दिया ताकि जो आग है, जो फायर है, वो आगे के मकानों में ना पहुंच पाए, उस आगे के मकानों में वो जो आग है वो फैल ना पाए। उसने ऐसा गुड फेथ में किया, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया गया। इफ इट बी फाउंड डेट, अगर ये साबित कर दिया जाए कि द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वॉज ऑफ सच नेचर एंड सो इमीजिएंट as to cause a act, A is not guilty of the offense। इसका लीडिंग केस है आर बनाम डडले स्टीफेंस का केस है। आवश्यकता के सिद्धांत के रूप में, लीडिंग केस के रूप में, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के रूप में आर बनाम डडले स्टीफेंस का केस जाना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है आपके सामने, बताइए शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने पर कब होता है? When the right of private defense or property extend to causing death। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 100 के अंतर्गत, जहां पर ये परिस्थितियां बताई गई हैं जब किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है अपने शरीर की प्रतिरक्षा करते समय। धारा 100 जो है वो यहाँ पर इससे संबंधित है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? सच एन असॉल्ट ए मे रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंस, जो हमला हो रहा है वो उसकी मृत्यु कायद करने के पर्पज से हो रहा है। सेकेंडली, वहाँ पर जो उसके ऊपर असॉल्ट हो रहा है वहाँ पर युक्तियुक्त रूप से ये आशंका है, रीजनेबली यहाँ पर ये आशंका है कि उससे उसे ग्रीवियस हर्ट कारित हो सकता है। थर्ड, जो उसके ऊपर हमला हो रहा है उससे वो किस इंटेंशन से हो रहा है? कमिट रेप कायद करने के इंटेंशन से हो रहा है। जो उस पर असॉल्ट हो रहा है वो किस इंटेंशन से हो रहा है? अननेचुरल लस्ट कायद करने के लिए हो रहा है। जो असॉल्ट हो रहा है उसका इंटेंशन क्या है? किडनैपिंग या एबडैकिंग करना है, अपहरण या व्यवहरण कायद करने के पर्पज से हो रहा है। जो असॉल्ट किया जा रहा है, जो उस पर हमला किया जा रहा है, वो रॉन्गफुल सदोष विरोध कायद करने के इंटेंशन से किया जा रहा है। यहाँ पर जो 7th वाला टाइप है, जो 7th कॉज है यहाँ पर, कारण जो है वो 2013 के तहत यहाँ पर उसको इंसर्ट करा गया है कि अगर एक्ट ऑफ थ्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड फेंकना या अटेम्प्ट करना एसिड फेंकने का, थ्रो और एडमिनिस्ट्रेट एसिड विच में रीजनेबल कॉज, और ऐसा क्यों किया जा रहा है और इससे बहुत संभावना है कि ऐसा होने से उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सच एक्ट। तब ऐसी कंडीशन में भी अपने शरीर की प्रतिरक्षा करते समय उसके पास ये अधिकार होगा। धारा 100 के अंतर्गत उसको फिर ये अधिकार दिया जाएगा। शरीर की प्रतिरक्षा करते समय सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कायद करने का अधिकार, धारा 100 के अंतर्गत जो परिस्थितियां बताई गई हैं उन परिस्थितियों में वह अधिकार एराइज हो सकता है विद कंडीशंस, उसको ध्यान में रखा जाएगा। इनमें क्वेश्चन क्या था इसमें? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका हो कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, ऐसा हमला जिससे परिणाम हो रहा है कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहित होगा, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, ये सभी परिस्थितियां मौजूद हैं जब किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के विस्तार, अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने तक भी जा सकता है। धारा 100 के अंतर्गत है, वो सभी कंडीशन इसमें अप्लाई कर रही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी वो धारा है जो कि मिथ्या साक्ष्य देना जिसमें बताया गया है किसे कहते हैं? तो वो सेक्शन है सेक्शन 191 का। दहेज मृत्यु कहाँ परिभाषित है? डॉरी डेथ कहाँ परिभाषित करा गया है भारतीय दंड संहिता में? धारा 299, धारा 300, धारा 304 भी इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धारा 299 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड है। धारा 300 में मर्डर को डिफाइन करा गया है। 304 बी के अंतर्गत डॉरी डेथ को डिफाइन करा गया है। डॉरी डेथ का मतलब क्या है? 304 बी के अंतर्गत वेयर आर डेथ ऑफ वुमेन इज कॉज्ड बाई एनी बर्न और बॉडली इंजुरी
occur otherwise than under normal circumstances within the 7 years of her marriage। किसी महिला की डेथ अगर उसके विवाह के होने के 7 वर्षों के भीतर हो रही है, किस तरह से हो रही है? जलकर हो रही है, बॉडली इंजुरी से हो रही है, या फिर ऐसी परिस्थितियों में हो रही है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से अलग हैं। एंड इट इज शो डेट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी। और ये साबित किया जा रहा है, ये प्रदर्शित हो रहा है कि उसकी मृत्यु होने से पहले उसके साथ क्रूरता की गई थी, हैरेसमेंट किया गया था। किन के द्वारा? उसके हस्बैंड और उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। और इन द कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डोरी, दहेज या फिर दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता बर्बरता की गई थी या दहेज की मांग की गई थी। सच डेथ, इस प्रकार की मृत्यु को डोरी डेथ के अंतर्गत माना जाएगा। सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। यहाँ पर डोरी शब्द का क्या मतलब है? यहाँ पर दहेज का वही मतलब माना जाएगा जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 2 में बताया गया है। और ऐसा करने वालों को कितना पनिशमेंट दिया जाएगा इस संबंध में? इम्प्रीजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल तक का कारावास होगा, जो कि आजीवन कारावास तक में भी एक्सटेंड किया जा सकता होगा। तो कहाँ पर दहेज मृत्यु को बताया गया है? 304B के अंतर्गत बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड, द वर्ड इंजुरी, what is the meaning of the word injury? Denote any harm whatever illegally caused to any person in, जो इंजुरी हो रही है चाहे वो शरीर की हो, मन की हो, ख्याति या संपत्ति की हो, उपयुक्त सभी इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। आराम से रीड करिए। धारा 34 से संबंधित क्वेश्चन है, 34 से रिलेट करता है क्वेश्चन, सेक्शन 34 से। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति का दायित्व कैसा बनता है? मानो वो कार्य उनमें से हर किसी ने अकेले किया हो। सेक्शन 366A से रिलेट करता है कौन सा ऑफेंस? जो बताया गया है ऑप्शन में से, उसमें से कौन सा ऑफेंस है जो कि सेक्शन 366A से रिलेट करता है? ऑप्शन ए। वो कौन सा केस हुआ था जिसके अंतर्गत सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था? अभी जो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आया था, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन से रिलेट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन सा लीडिंग केस हुआ था जिसमें सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया है? महमूद शाह वर्सेस एम्परर का केस हुआ था। चलिए क्वेश्चन बताइए। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर एक सदस्य कौन से अपराध का दोषी होगा? दंगा का, उपहित का, बलवा का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। दंगा का तो हो नहीं सकता। प्रेजेंट एग्जाम्पल की बात करें तो वहां पर 2 या 2 से अधिक लोग हैं। ये विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा है, और विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम 5 लोग रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कम से कम। उपहित हमने अभी डेफिनेशन रीड करी थी सेक्शन 319 के अंतर्गत। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है वो रिलेट करता है रॉयडिंग बलवा से, जो कि 146 में रिलेट करता है। अनलॉफुल असेंबली में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 5 लोग होने चाहिए। 5 या 5 से ज्यादा लोग उसमें रिक्वायर्ड हैं। आर बनाम मैग्नाटन का जो केस है वो किससे रिलेट करता है? सेक्शन 84 से रिलेट करता है, जो डील करता है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जनरल एक्सेप्शन हमने पढ़ रखी है आईपीसी में, उसी के तहत है। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है, विच इज डन बाय अ पर्सन, जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है जो कि उसे करते समय अपनी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से ये जानने में असमर्थ है कि वो जो कुछ कर रहा है उस कार्य की प्रकृति क्या है, या फिर वो ये जानने में असमर्थ है कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है और विधि के विपरीत है। सेक्शन 84 रिलेट करता है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और इसका लीडिंग केस है आर बनाम मैग्नाटन का केस है। रॉबरी, इसे कहाँ डिफाइन करा गया है? सेक्शन 395, सेक्शन 391 और सेक्शन 390 कहाँ डिफाइन करा गया है इसको? रॉबरी को बताइए। आप देख लीजिए, रॉबरी को डिफाइन करा गया है धारा 390 के अंतर्गत। डकैती डिफाइन करी गई है सेक्शन 391 के अंतर्गत, और
डकैती के लिए पनिशमेंट डिफाइन करा गया है सेक्शन 395 के अंतर्गत। तो रॉबरी कहाँ डिफाइन है? धारा 390 में डिफाइन करी गई है। क्वेश्चन, ए इस आश्रय से बी की अंगूठी नदी में स्वेच्छापूर्वक फेंक देता है कि बी को ऐसे काम से सदोष हानि कारित करा जाए। ए ने क्या करा है? ए ने यहाँ पर रिष्टि कारित करी है, मिसचीफ करा है। What will the nature of imprisonment for non-payment of fine when the offence is punishment only by the fine? जब अपराध केवल जुर्माने से दंडित है, जब अपराध केवल, तो क्या शब्द प्रयोग हो रहे हैं? जब अपराध केवल जुर्माने से दंडित है, तब वहां पर अगर जुर्माना पे ना कर दिया जाए, जुर्माना पेमेंट ना कर दिया जाए, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हो जाए, तो जो कारावास दिया जाएगा उसके लिए उसका स्वरूप कैसा होगा? वो सादा कारावास होगा। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 67 में इसको बताया गया है। इफ ऑफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल बी सिंपल। और भी कुछ बातें जो पता होनी चाहिए आपको। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल, डेट इज टू से for any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceeding 50 rupees। जब amount of fine जो है वो 50 रुपये से ज़्यादा का नहीं है और उसको नॉन पेमेंट कराया गया, उसको पे करने में चूक करी गई है, डिफ़ॉल्ट कराया गया है, तो वहाँ पर ऐसे में जो कारावास होगा उसकी अवधि कितनी होगी? नॉट एक्सीडिंग 2 months। ये भी ऑप्शन में कई बार पूछे जाते हैं। जब वहाँ पर जो जुर्माना लगाया गया है अगर वो यहाँ पर केवल जुर्माने संबंधित है, तब अगर वो वहाँ पर 100 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है, तो जो कारावास होगा उसके डिफ़ॉल्ट करने पर वो भी 4 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। और अन्य केसेस में वो अवधि यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा की नहीं मानी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था? जब अपराध केवल जुर्माने से दंडित है, तब वहाँ पर जुर्माना ना पे करने पर, डिफ़ॉल्ट करने पर उसका कारावास कैसा होगा? सादा कारावास होगा। It is said that anyone who cause physical pain, disease or limb to a person is cause hurt। सेक्शन 319। मानहानि, जिसको भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 499 बताया गया है, उसके तहत कुल कितने अपवाद एक्सेप्शन बताए गए हैं? टोटल 10 अपवाद बताए गए हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, बताइएगा क्या आंसर बनेगा। ए, सी द रिंग लाइंग ऑन द टेबल इन आर हाउस। यानी ए ने देखा कि आर के यहाँ पर जो एक टेबल रखी है, उस टेबल पर क्या है? एक अंगूठी रखी हुई है। नॉट डेयरिंग द मिसयूज द रिंग इमीडिएटली फॉर फियर ऑफ बीइंग सर्च एंड डिस्कवर्ड, हाइड द रिंग एट द सच प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज मोस्ट लाइकली पॉसिबल फॉर आर टू एवर फाइंड इट, with intention to taking it from the hiding place at the time to sell it, don't remember then when it is lost, here is theft। अभी आपने सेक्शन 378 आईपीसी रीड किया था, अभी आपने थेफ्ट को रीड किया था, उसके एसेंशियल को आपने रीड किया था। यहाँ पर अंगूठी है जो कि एक चल संपत्ति है, जो कि यहाँ पर आर के कब्जे में है। ए के द्वारा डिसऑनेस्टली पूर्वक ऐसा करा गया है, उसने जैसे ही अंगूठी को वहाँ से उठाया इस पर्पस से कि वो उसे अभी छुपा दे रहा है, बाद में वो उसको ले जाएगा, मूव करने के पर्पस से जैसे ही उसने उसे उठाया अपने संग ले जाने के लिए, यहाँ पर उसने चोरी का अपराध कारित कर दिया है। चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति के कब्जे में है, डिसऑनेस्टली पूर्वक है, उसको उसने वहाँ से हटाया है ताकि वो अपने साथ उसको ले जा सके, उसने चोरी का अपराध कंप्लीट कर दिया है उसने यहाँ पर। ए बताइए, वाई के घर की दीवार में छेद करके उस छेद में से अपना हाथ डाल के एक घर अतिचार करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? हाउस ब्रेकिंग करा है, 445 में डिफाइन है जिसे। बताइए क्या कौन सा अपराध हुआ है यहाँ पर? वाई धमकी देता है यदि बी ने उसे पैसा नहीं दिया तो वह बी के खिलाफ मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा अपने को पैसा देने के लिए। इस प्रकार वो बी को उत्प्रेरित करता है। वाई ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? एक्सटॉर्शन किया है। इसे रीड कर लीजिए उस एग्जाम्पल पे, फिर उसे अप्लाई करिएगा। एक्सटॉर्शन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 383 में डिफाइन है। हूएवर इंटेंशनली, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई क्या काम कर रहा है? इंटेंशनली जानबूझ के धमकी दे रहा है। पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजुरी टू द पर्सन और टू एनी अदर, डिसऑनेस्टली इंड्यूस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वाई जो है वो धमकी दे रहा है बी को कि अगर बी ने उसे पे नहीं करा तो वो क्या कर देगा उसके अगेंस्ट। अगर
किस बात के डर में वो उसको डाल रहा है, डिसऑनेस्टली ऐसा कर रहा है। इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन द फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, वो क्या कह रहा है, वो उसे वाई उसको धमकी दे रहा है कि बी ने अगर उसे पे नहीं करा, धमकी दे रहा है वो उसे, इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, वो उसको डर में डाल रहा है कि अगर उसने पैसा उसे नहीं दिया तो वो उसके खिलाफ, बी के खिलाफ मानहानिकारक लेख प्रदर्शित करेगा। और वो ऐसी धमकी उसे क्यों दे रहा है, ताकि इस तरह के डर में डालकर वो बी से पैसा रिसीव कर सके। यहाँ पर जो ये तरीका है वाई का, वो किस में जाएगा, एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर बताइएगा।